Hello students, welcome to the latest video of Vigyan series, and in today's video we're gonna study about the photoelectric effect जो कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है, यहीं से पार्टिकल नेचर जो होती है लाइट की उसकी थियोरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल इस्टेब्लिशमेंट हुई थी फिजिक्स में 1905 में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज कंटेन करता है। ये चैप्टर होल सम पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे बड़ा फंडा क्या है ना मॉडर्न फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, एक्सरेज हो या फिर सेमीकंडक्टर्स हो, अगर उनको मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड करें तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने भी आपको बताए, ये सारे चैप्टर्स ना इनसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जेई में, बट अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चैप्टर्स को मास्टरी करना इज नॉट अ बिग डील, इट इज कंपैरेटिवली easier than the other chapters of physics, as well as इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को मास्टर कर लेते हैं तो हमारे लिए इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जेई मेंस के और जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना बिगिन विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस को लेके चलते हुए। ठीक है, और उसके बाद हम उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना सीखेंगे और ये समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फॉर्मूला एप्लीकेशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो या let us begin our today's topic, which is a very beautiful topic known as photoelectric effect। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया 1905 में इसका इजाद किया गया था। इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी इन्वेंशन करी गई थी बाय whom वी ऑल नो दैट पर्सन, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा करी गई थी। और इसी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, किसमें? फिजिक्स में। अब आपको लग रहा होगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्या था सिग्निफिकेंट कि इसके लिए किसी इंसान को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल गया, जो कि हाईएस्ट ऑनर है किसी भी फिजिसिस्ट के लिए। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टैब्लिश किया। क्या किया? लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टैब्लिश किया। ठीक है, अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, या फिर डिफ्रैक्शन की बात करें, तो डिफ्रैक्शन में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हुआ जो थॉमस यंग के द्वारा किया गया, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में लाइट की वेव नेचर को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन था और उसका जो आउटकम था वो यही था कि लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर। ठीक है, लाइट इज अ वेव इन शॉर्ट। बट जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया तो इससे ये प्रूव हो गया कंप्लीटली कि लाइट ऑल्सो हैव अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, और इससे आया डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ लाइट का, जिसको डुअलिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, कि लाइट इज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि कहां पर उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक सुपर इम्पोज करती है उसके पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी थॉमस यंग और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट तक हम लाइट को वेव मान रहे थे, क्योंकि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हुआ, तो न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट थी वो डिसबैंडन हो गई। ठीक है, उसको हमने डिस्क्रेडिट कर दिया, हमने बोला कि नहीं, न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट है दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब उसको अबैंडन करने के बाद हम ये आउटकम पे, ये कंक्लूजन पे निकले थे कि लाइट एक वेव है। ठीक है, बिकॉज हमने देखा था इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में। बट जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया, देन अगेन हम बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, हम वहां पर पहुंच गए कि भाई लाइट तो यहाँ पर पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है।
तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल, और क्योंकि ये इतना ग्राउंड ब्रेकिंग कंक्लूजन था, एज यू कैन इवन फील, so that's why Albert Einstein was awarded with Nobel Prize in Physics for photoelectric effect. ठीक है, सो या ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, ये हिस्ट्री, ठीक है, नॉट थ्योरी, हिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के बारे में, जो आपके काम की चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मान लो ये एक मेटल है या मेटल की शीट है, ठीक है, ये एक मेटल है, ओके। ऊपर से यहां पर हमने एक लाइट सोर्स लगा रखा है। क्या लगा रखा है? लाइट सोर्स लगा रखा है, ठीक है, एक लाइट सोर्स लगा रखा है। इसमें से लाइट निकल रही है, ये लाइट है, और इस मेटल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, इस मेटल पे स्ट्राइक कर रही है। अब नोटिस ये किया गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व ये किया कि अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम इस मेटल शीट पर इंसिडेंट करवाएं, तो इस मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या इजेक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं एज सुन एज दी लाइट विथ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी get incident into the metal or a metallic sheet. Spontaneously electrons started ejecting from that metal. ठीक है, अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम ये मानते हैं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे तक की फ्रीक्वेंसी के लाइट अगर इंसिडेंट हम करवाएंगे मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट करवाएंगे मेटल्स पे, तभी इलेक्ट्रॉन इजैक्यूलेट वहां से या इजेक्ट मेटल से होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एफ, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी थी ये पूरी लाइट की, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एफ नॉट, और एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, अब इस हमें पता है कि मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड, ठीक है। तो ये लाइट ऐसा क्या कर रहा है कि ये इंसिडेंट होते होते ही इसके मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहे हैं? तो बेसिकली लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, इस लाइट रे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ऑब्जर्व किया गया, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स, ठीक है। जब ये फोटॉन्स इस मेटल पर स्ट्राइक करते हैं, तो ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जो इस मेटल में थे उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसको डिस्टर्ब करके पुश कर देते हैं बाहर मेटल से, एंड दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड from the metal as soon as a light ray of certain frequency or a photon of certain frequency strikes the metal surface, ठीक है। तो ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इनिशियल ऑब्जर्वेशन, जिसको कि देखा गया और जिसे ये समझा गया कि लाइट ऑल्सो कंटेन्स पार्टिकल नेचर, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद आइंस्टाइन ने ये सोचा, ठीक है, कि अगर हम यहां पर एक एक वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दें, या फिर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इस मेटल को कनेक्ट कर दें, ठीक है, ऐसा कि ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। व्हाई? बिकॉज अभी तक तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है, इधर उधर भाग रहे होंगे निकल के। बट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैब्लिश कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा। उसकी क्वांटिटी क्या होती है? F = QE, अगर आपको याद हो तो,
ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगने लगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मजबूर हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने से, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग गए और एक करंट प्रोड्यूस हो गया पूरी सर्किट में। और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उस सर्किट में, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसको फोटो करंट भी कहते हैं। माय बैड। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम कहां से आया, ये समझ आया। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसे इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हमने फोटॉन्स का यूज किया, फोटो यानी लाइट, यानी फोटॉन्स का यूज किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और इसीलिए कंबाइन करके जब फोटॉन्स का यूज करके, यानी मेटल पे लाइट को इंसिडेंट करवा के जो इलेक्ट्रिसिटी हमने पोटेंशियल से कनेक्ट करके क्या कहते हैं उसको, जनरेट करी, उसको मिलाकर ये बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। सो ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुल मिलाकर बेसिक थ्योरी। बेसिक क्या, इसको मैं कहूंगा अप टू योर सिलेबस लेवल की थ्योरी। इससे ज्यादा आपको थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जानने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज के बारे में समझेंगे, इसमें कुछ टर्म्स छुपे हुए उनके बारे में समझेंगे, और उस पर आगे चल के बात करेंगे अभी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कुछ सर्टेन एनर्जी के साथ निकल रहे होंगे। ठीक है, ये क्या निकल रहे होंगे, कुछ सर्टेन एनर्जी के साथ निकल रहे होंगे। ठीक है। तो अगर हमें ये जानना है कि कितनी एनर्जी लाइट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लाइट की हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल से इजेक्ट हो जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर इसको एच एफ लिख देता हूँ क्योंकि शुरू से मैंने एच एफ लिख रखा है फ्रीक्वेंसी को, एच एफ या फिर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ द लाइट, और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या लिख दिया, सी बाई लैम्डा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एफ को सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, ये इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई कर दे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू 1242 by lambda where lambda is in nanometers इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। तो अब देखो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया, ठीक है, 1242 by लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये इस फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है कि नहीं। वाई, बिकॉज इस फॉर्मूले पे अगर आप बैठाओगे, मान लो आपको एच सी और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर आपको एनर्जी निकालने बोल रहा है तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको लैम्डा से डिवाइड करोगे, और वो थोड़ा सा कंबरसम प्रोसेस बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एच सी को ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू दे रखी है 1242, बस लैम्डा की वैल्यू डालनी है, खत्म करनी है बात, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो ये फॉर्मूला ज्यादा सिंपलर है, ज्यादा टाइम सेविंग होगा आप लोगों के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करें। अब एक चीज होती है वर्क फंक्शन, जिसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन होती है वो एनर्जी, मेटल की वो एनर्जी जो कि जिससे कि ज्यादा होनी चाहिए लाइट की एनर्जी, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए। ठीक है। तो वर्क फंक्शन जितना है मेटल का, अगर उससे ज्यादा है फोटोन की एनर्जी या लाइट रे की एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वरना आप कुछ भी कर दो, 2 घंटे, 10 घंटे, 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, इनफाइनाइट डेज तक लाइट इंसिडेंट करवाते रह जाओगे मेटल शीट पर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। कब, जब लाइट की एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम होगी। ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, और एन एनर्जी वर्च्यू ऑफ मेटल, ठीक है, विच शुड बी लोअर देन द एनर्जी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाई का, ये होता है एच एफ नॉट के बराबर, वेयर एफ नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे ऊपर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी लाइट रे की। ठीक है, या एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखो,
एक सबसे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से इजेक्ट हो रहा है तो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब मेटल से इजेक्ट होगा तो कुछ रैंडम मोशन करेगा और मोशन जहां पर है और जहां पर मास है वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अपने आप में लेकर वो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा बाहर मेटल से। तो वो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, उसका रेंज होता है 0 से के मैक्स के बीच में, ठीक है। अब ये 0 से के मैक्स क्या है? यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती बाकी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो वो मैक्सिमम होगी। कुछ इतने मरे टूटे निकलेंगे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होगी, तो उन निकलते ही गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, एक मेटल है, उसके अंदर बहुत सारे लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस पर लाइट रे अगर पड़ेगी तो जो फोटॉन्स गिरेंगे, हो सकता है कुछ फोटॉन्स इतने तेजी से स्ट्राइक करें इलेक्ट्रॉन्स पर कि उनकी एनर्जी वो पूरी चूस जाए और ये निकलते निकलते ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले और वहीं पर ढह जाए गिर के, ठीक है। ये भी हो सकता है। कुछ हो सकते हैं जो जिनकी ज्यादा हैवी स्ट्राइक ना हो फोटोन के साथ और वो काफी तेजी से निकले मेटल से बाहर। तो ये सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये रेंज है काइनेटिक एनर्जी का। ये मैंने बस आपको उसकी फिजिक्स समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है। बेसिकली आपको बस ये याद रखना है। बट फिजिक्स में मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि हर चीज के पीछे लॉजिक होती है, तो मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी याद करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड ईच एंड एवरी थिंग। ओके, सो अब इस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है एच एफ माइनस फाइव, यानी यानी एनर्जी ऑफ द लाइट रे माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। एनर्जी ऑफ द लाइट रे माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, नाउ अगर हम फोटोन का मोमेंटम निकालना चाहें, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो हमें पता है कि फोटोन का मास वी कैन नॉट कैलकुलेट, राइट। तो हमें कोई और पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा फोटोन का मोमेंटम निकालने के लिए, तो वो होता है एच बाई लैम्डा। हमने इस रूट से फोटोन का मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। ओके, ग्रेट। नाउ एक चीज होती है इंटेंसिटी। आई डोंट नो आप लोगों को वो पता है उसके बारे में या नहीं पता है, बट आई विल नॉट टेक द रिस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि इंटेंसिटी क्या होती है, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस टर्म का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला, ये इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पर लाइट इससे पास करने वाली है, ठीक है। तो मान लो जो लाइट पास कर रही है उसकी एनर्जी है डेल्टा यू, डेल्टा टी टाइम में वो पास कर रही है डेल्टा ए एरिया से, ठीक है। डेल्टा यू एनर्जी की लाइट डेल्टा टी टाइम में पास कर रही है डेल्टा ए एरिया से। तो इसकी जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट कैसे आया खुद से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने, तो अब मैं यहाँ पर पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपको एकदम बेसिक लेवल से तो समझा नहीं रहा कि अब मैं आपको पूरी ऐसा यूनिट एंड एवरीथिंग बताऊँ। ये तो जस्ट एक रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, आपका रिकैपिचुलेट करने के लिए उन बच्चों के लिए जो जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी मालूम होगी, ठीक है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अब देखो, आई इज इक्वल टू एनर्जी क्या होगा, एच माइनस एफ, ठीक है, सॉरी, एनर्जी विल बी एच एफ, एच माइनस एफ नहीं एच एफ,
ठीक है। तो ये एच एफ एक फोटोन की एनर्जी है। तो अब इस लाइट में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लेते हैं अगर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एच एफ, और यहाँ पर तो क्या है, ए और टी। ठीक है। तो अगर आप इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमने कांस्टेंट रखी है, तो एन और टी इसी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो यही हो गया कि एनर्जी का जो हमने लिखा था फॉर्म में डेफिनेशन, वो यहाँ पर प्रूव हो गया कि एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो बेसिकली इंटेंसिटी यही होती है। तो अब यहाँ पर अगर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, क्या ये लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एन पे और टी पे, यानी टाइम पे एंड नंबर ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर सेकेंड। तो इससे ये प्रूव होता है कि, चलो मैं यहाँ पर एक नया डायग्राम बना देता हूँ, कि कोई अगर मेटल सरफेस है उस पर अगर लाइट रे अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो अगर लाइट रे की संख्या बढ़ा दें, ठीक है, लाइट रे की मान लो संख्या हम बढ़ा दें, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इवन तो हम लोग लाइट रे की संख्या कितनी भी बढ़ा दें, यहाँ पे 10 या 100 बल्ब भी क्यों ना जला दें, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए द ओनली फैक्टर इज this should be greater than threshold frequency. It does not depend upon the intensity of light. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ejection of electrons are independent of the intensity of light. ठीक है, ये चीजें आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर यहां तक होंगी। ओके, अब देखो कुछ ग्राफ्स हैं जो कि हमें समझने हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये। ठीक है, पहला ग्राफ है, लुक्स बेटर। पहला ग्राफ जो है वो करंट और वोल्टेज के बीच में हमने प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखो ये वाला सिचुएशन याद रखना यहाँ पर, कि क्योंकि आई और बी के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ पर एक एमीटर है जिसमें कि करंट फ्लो करता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, सो नाउ अगर वोल्टेज 0 है, ठीक है, तब भी हमें कुछ तो करंट मिलेगा ना। वाई? बिकॉज इवन दो द वोल्टेज इज 0, इलेक्ट्रॉन्स जब हमने वोल्टेज से यानी पोटेंशियल से मेटल को कनेक्ट नहीं भी कर रखा है, ठीक है, तब भी इलेक्ट्रॉन तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे लाइट को इंसिडेंट करवाने से उसमें से मेटल से तो इजेक्ट हो रहे हैं। तो मेटल से जब इजेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 100,000 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इजेक्ट, मैं एक आपको आर्बिट्री नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100,000 ही होते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल से, तो उस 1000 इलेक्ट्रॉन से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और उससे कुछ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होगा ही होगा। तो वो ऑब्जर्व किया गया कि वो बिना पोटेंशियल लगाए बिना भी ऑब्जर्व थोड़े कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब हमने पोटेंशियल से कनेक्ट किया और जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 पे इतना था, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई करंट की वैल्यू बढ़ती गई और एक टाइम पे आके स्टैग्नेंट हो गई। एक टाइम पे आके क्या हो गई? स्टैग्नेंट हो गई। ये जिस पॉइंट पर स्टैग्नेंट होती है इसको आई एस से डिनोट करते हैं, एंड आई एस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट एज द नेम सजेस्ट। सैचुरेशन करंट एज द नेम सजेस्ट। कीपिंग दिस इन माइंड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, पूरी सिचुएशन डिफाइंड है। ठीक है, वरना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही ना। ठीक है, अब अगर मान लो, ठीक है, सैचुरेशन करंट समझ गए ना, वैसा करंट
जहां पर की जो कि कांस्टेंट वैल्यू है करंट का, अब इससे ज्यादा ऊपर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम है ये। अब अगर हमने पोलराइजेशन को ऑपोजिट कर दिया, यानी पहले यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल था, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल था, राइट। अब हमने पोलराइजेशन को कर दिया ऑपोजिट, देखो कैसे। ये रहा मेटल, यहां पर आ गया पॉजिटिव, यहां पर आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन सब इधर जाएंगे। तो बेसिकली अब अपने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, अपोज कर रहे हैं, ना कि सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अपोज कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करने वाला था करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपोज कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को कम करते जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव में लाते जाएंगे, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पर करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, मूव करना बंद कर देंगे। इस पॉइंट को कहते हैं -V0, अगर डिनोट करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पॉइंट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एज द नेम सजेस्ट, ये पूरे फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर देता है, सर्किट को रोक देता है। सर्किट को क्या कर देता है, रोक देता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ IV कर्व, ये वाला, ठीक है। अभी और भी ग्राफ्स है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, इसको हमने V0 से डिनोट किया है ना, तो K मैक्स होता है E इंटू V0। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। K मैक्स क्या होता है, E इंटू V0। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले ग्राफ पे। सेकेंड जो ग्राफ है वो भी करंट और वोल्टेज पे है, ठीक है। बट अब हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ किसी को चेंज नहीं किया था, ठीक है। बस ये कंडीशन था कि F इज ग्रेटर देन F0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे इस केस में, सेकंड वाले केस में, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स्ड, बट आई जिसको इंटेंसिटी कहते हैं, करंट नहीं इंटेंसिटी, ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे। अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो तो कांस्टेंट होगा, -V0। वाई, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, है ना। लाइट की फ्रीक्वेंसी को जब हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से एक निकलेगा I1, ठीक है, दूसरा निकलेगा I2, तीसरा निकलेगा I3, वेयर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। ये अपन का एक ऑब्जर्वेशन निकला, ठीक है। I3 जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसमें करंट ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी कम उसमें करंट कम, ठीक है। ये सेकंड वाला ग्राफ था जो कि बहुत ही सिंपल था। और इस केस में जो K मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी HF माइनस पाई, ठीक है, जो कि होती है यूजुअली। और ये EV0 के भी बराबर होगा, ठीक है, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिड्यूस कर लिया है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्राफ। एक चीज, ये बहुत ही छोटा सा ग्राफ है, इसकी एक चीज बस याद रखना, एक खूबी इस ग्राफ की, ठीक है, कि जो सैचुरेशन करंट होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए यहाँ पर जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट की वैल्यू ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो करंट की वैल्यू कम, ठीक है। ये भी आप लोगों को अब फिजिकली समझ आ गया होगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बेसिकली अब ग्राफ ही है बस इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं।
फोर्थ। हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को सेकंड वाले ग्राफ में फिक्स रखा था ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाएंगे। अब आएगा असली मजा। ठीक है, ये है करंट। करंट को मैं छोटे आई से लिख देता हूँ वरना आप लोगों को लगेगा इंटेंसिटी है वो। ये करंट, ये वोल्टेज। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, इंटेंसिटी सेम है। मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लो F1 फ्रीक्वेंसी के साथ ये F2, ये F3, ये बना लेगा -V01 -V02, ये बना लेगा -V03। F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। समझ रहे हो इस चीज को? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा। बात समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल घट जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वी नॉट भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक जो कर्व होता है, अगर अपन नहीं, माय बैड, सॉरी, वी नॉट यहाँ पर इंक्रीज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वाई? बिकॉज अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं यानी ज्यादा एनर्जी ऑफ लाइट से इंसिडेंट कर रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। यस, ओके। अब एक आखिरी कर्व जो कि और भी ज्यादा क्लैरिटी देगा, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कर्व होता है। इसका जो स्लोप होता है वो होता है H/E। ठीक है, और ये यहाँ पर जाकर किसी पॉइंट पे मिलेगा और इस पॉइंट को बोलेंगे 0, -5/E। ठीक है, देख पा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो कैसे। तो ई वी नॉट किसके बराबर होगा, HF-5 के, बिकॉज के मैक्स इज इक्वल टू HF-5, ये के मैक्स की वैल्यू है। अगर वी नॉट यहाँ पे कर दें, ई को इधर ले आए तो HF/E -5/E। ये कंपेयर अगर कर लें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो -5/E क्या बनेगा, इंटरसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका पांचवा कर्व। ओके, सो बेसिकली जो मैंने ऊपर बोला था, अगेन उसको मैंने कर्व से ये कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वी नॉट भी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी गाइज। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, तो अब बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि विल डू सम क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना कि हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, विल डू सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद विल ट्राई टू मूव ऑन टू यू नो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कैन वी फाइंड मास ऑफ अ फोटोन बाई डेफिनेशन जो है फोटोन का P इज इक्वल टू mv, तो आंसर क्या होगा,
मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फोटोन के मास को हम लोग, ये नॉर्मल जो क्लासिकल डेफिनेशन है मोमेंटम का, उससे फोटोन के मोमेंटम को, सॉरी, अपन नहीं निकाल सकते बिकॉज वी डोंट नो द मास ऑफ द फोटोन. सो द आंसर विल बी नो. वी कैन नॉट फाइंड द मास ऑफ अ फोटोन और इवन द मोमेंटम ऑफ फोटोन बाय p इज इक्वल टू एम वी. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन थियोरेटिकल हैं, बट आपके कंसेप्ट को और सारे डाउट्स को अगर कोई होंगे भी इस वीडियो को देखने के बाद तो क्लियर कर देंगे, तो ध्यान से सुनना. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है कि कैन अ फोटोन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. वेरी गुड क्वेश्चन. क्या एक फोटोन डिफ्लेक्ट हो सकता है बाय ए इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. तो द आंसर विल बी व्हाट, आप सोचो खुद. हमने ऊपर में जब फोटोन की डेफिनेशन निकाली थी, ठीक है, फोटोन का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? हमने ऊपर में फोटोन का फॉर्मूला निकाला था मोमेंटम का, h अपॉन लैम्डा. ठीक है. ये फोटोन का मोमेंटम है. यानी फोटोन के मोमेंटम को डिस्टर्ब करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, और वेवलेंथ. ठीक है. और क्या लाइट की वेवलेंथ में कभी चेंज आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? कभी नहीं आ सकता. ठीक है. सो क्या फोटोन को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? नेवर. नेवर. ठीक है. अब देखो, शुड दी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है, should the energy of a photon energy of the photon be called its kinetic energy or internal energy? So basically फोटोन के एनर्जी को ना ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ना ही हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड जस्ट एनर्जी. सिर्फ इसको एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. सिर्फ इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. ओके. अब देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. If an electron has a wavelength, does it also have a color? If an electron has a wavelength, does it also have a color? So the answer is no. क्योंकि wavelength तो sound में भी होता है ना. We all know that sound wave also have a wavelength because it is a wave. तो क्या हम अगर साउंड में कलर होता है तो उसको सुनने के साथ साथ उसको देख नहीं पाते उसके कलर्स की वजह से? बट वी कैन नॉट, राइट, वी कैन नॉट सी द साउंड वेव, वी कैन ओनली हियर इट. सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन हैज अ वेवलेंथ बट इट डज नॉट हैव अ कलर. ठीक है. तो साउंड वेव की एनालॉजी से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. सो नाउ विल डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ठीक है. कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करते हैं. लेट मी सी. चलो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए पोटेशियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी वर्क फंक्शन जो है मेटल का, जिसको हम पोटेशियम, जिसका हमने यूज किया यहाँ पर, वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब जो हमने लाइट यूज की है, अगर उसका वेवलेंथ जो है वो है 2800 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो पूछा ये जा रहा है सबसे पहले पार्ट में कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है बेसिकली. ठीक है. और बी में पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये दो चीजें
पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि वर्क फंक्शन जो है पोटेशियम की हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पर लाइट रे कौन से वेवलेंथ का इंसिडेंट करवा रहे हैं, 2800 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऊपर में क्या बताया था, 1242 बाई लैम्डा, चेक कर लो एक बार। 1242 बाई लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि 1242 बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला से लाइट एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1242। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो 2800, और ये क्या हो जाएगा, इसको एंगस्ट्रॉम में ही रख देते ना, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, 1242 बाई 2800 एंगस्ट्रॉम। 2800 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 280 नैनोमीटर। तो पहले वो कर देते हैं। ठीक है, तो 1242 बाई 280 नैनोमीटर्स। अब जो आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, तो ये आ रहा है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर, और हमारा क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेटल का। तो यानी डेफिनेटली लाइट रे की जो एनर्जी है वो उसके मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4.4 माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 2.3, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल गई। अब अपने को निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो E इंटू वी नॉट के बराबर होता है। तो ये कितना आया, 2.1 इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ठीक है, और ये ईवी है, 2.1 ईवी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नॉट का वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.1 वोल्ट्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, सब टू यू। पॉज करके आप कर सकते हो। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगानी पड़ी होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर emitted per second by a 5 milliwatt laser source operating at 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड एक 5 मिली वॉट लेजर सोर्स के द्वारा, जो कि 632.8 नैनोमीटर पे ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है, ई एनर्जी पूछी जा रही है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो अपने को पता है 1242, लैम्डा कितना है, 632.8 नैनोमीटर में है ना ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये कितना आएगा, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 1242 डिवाइडेड बाई 632.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। दिस इज द एनर्जी। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए।
let me see. Okay. Question number 3. Find the threshold wavelength for photoelectric effect from a copper surface. मेटल कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉपर. ठीक है. और कौन कौन सा? अच्छा, एक ही मेटल यूज नहीं कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं. कॉपर सरफेस, सोडियम सरफेस एंड सीजियम सरफेस. ठीक है. वर्क फंक्शन जो है कॉपर का वो कितना है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सोडियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. पूछा क्या जा रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. यानी लैम्डा नॉट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. चलो देखते हैं. तो वी नो दैट लैम्डा नॉट इज एच सी बाई 5. ठीक है. लैम्डा नॉट इज व्हाट? एच सी बाई 5. तो एच सी क्या है? 1242/5. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, है ना. अब कॉपर के लिए ये क्या हो जाएगा? 1242 डिवाइडेड बाई कॉपर का कितना है? 5. 4.5. तो ये हो जाएगा 276 नैनोमीटर. ये आ गया लैम्डा नॉट फॉर कॉपर. ठीक है. अब अगर सिमिलरली लैम्डा नॉट फॉर सोडियम निकालना है तो 1242 डिवाइड बाई सोडियम का वर्क फंक्शन इज 2.3. तो 2.3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ऊपर में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ये नैनोमीटर, ये कट गया. बचा क्या? नैनोमीटर. तो ये हो गया 540 नैनोमीटर. ये आ गया सोडियम का. और इसी तरह से सिमिलरली सीजियम का भी आप निकाल लेना. ठीक है. अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अब ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4. अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 280 नैनोमीटर. ठीक है. wavelength is 280 nanometer is used in an experiment on photoelectric effect with lithium. ठीक है. जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लिथियम मेटल का यूज किया गया है, जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ठीक है. और स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगेन सेम चीज जो हमने ऊपर में करी थी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए वी नो द फॉर्मूला व्हाट इट इज. एच सी बाई लैम्डा माइनस 5. ठीक है. यानी 1242 बाई 280 minus 5 is already given 2.5. When you will solve it, this will become 4.4 minus 2.5, so 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैंने इसको अलग से निकालने की जगह एक बार में फॉर्मूले में डाल के निकाल दिया, बिकॉज सिमिलर वाला फंडा हमने पिछले क्वेश्चन में कर रखा है. तो ये हो गया पहला पार्ट. ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी इज इक्वल टू अगेन वी नो के मैक्स ईवी नॉट. ठीक है. तो इससे वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? के मैक्स बाई ई. के मैक्स इज हाउ मच? 1.9 बाई ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ई और ई आपस में कैंसिल आउट हो गए. 1.9 वोल्ट्स. ये आ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़े तगड़े क्वेश्चंस करते हैं, नहीं क्या? इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इट वाज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम stopping potential decreases from 1.85 volts to 0.82 volts. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे इस नंबर पे गिर गया जाके. एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज वेरिड फ्रॉम, एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट वेरिड फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. ठीक है.
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस अबव डेटा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई गिर के, जैसे ही हमने वेवलेंथ को, जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ था, उसको 300 नैनोमीटर से बढ़ाकर 400 नैनोमीटर कर दिया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की निकालें, यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे मेटल से, उसकी अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? के मैक्स बाई ई, यानी एच सी बाई लैम्डा ई माइनस 5/E। ठीक है, ये तो हमने ऊपर में डिराइव भी किया था। ठीक है, अगर मैं आपको अगर आपकी याददाश्त अगर थोड़ी ठीक हो, ढंग की हो, तो आपको याद आ जाएगा कि ऊपर में हमने डिराइव किया था यहाँ पर, है ना? तो बात वही है, वही वाला फंडा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो, अगर V1 और V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पे, क्या है? V1 और V2, लेट V1 एंड V2 be the stopping potentials at lambda 1 and lambda 2 respectively। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 1 E माइनस 5/E। V2 क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा 2 E माइनस 5/E। तो अगर V1 माइनस V2 कर दे तो एच सी बाई ई विल स्टे कॉमन। ठीक है, ये और ये विल बी गेट कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो यहां से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा E V1 माइनस V2 बाई C 1/λ1 माइनस 1/λ2। ये तो क्लियर होगा। अब अगर इसमें आप वैल्यूज डालते हो V1 V2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की, आपको h का रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। दैट विल बी योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आई होप दिस वुड बी प्रिटी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलो, तो एक आखिरी बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम अप करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस वेराइटीज के पूछे भी नहीं जाते। बेसिकली आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, सब इसी फॉर्मूले पे रिवॉल्व हो रहे हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पे, है ना? तो कुछ नया तो हमने करा नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही यूज होता है, घुमा फिरा के उसी के वेरिएशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। A beam of 450 नैनोमीटर लाइट, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ क्या है? 450 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। इस मेटल को एक बी का बी मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर रखा है। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर बेंट इनटू अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, यहां से जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकला वो ऐसे सर्कुलर आर्क में बेंड हो गया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस बना 20 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी जा रही है बेहतरीन क्वेश्चन। मानते हो? मानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की होगी वो मैक्सिमम होगी। तो के ई मैक्स क्या होता है? अगेन सेम फॉर्मूला, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। तो 1242 बाई 450, ठीक है, माइनस 5 कितना है? 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको जूल में लिख दें तो 1.2 इंटू 10⁻19 जूल्स। ठीक है, अपने को लाइट की एनर्जी मिल गई, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नॉट लाइट। अब अगर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है तो हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकला तो लीनियर मोमेंटम होगा उसके साथ कुछ mv, यानी √2m k, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बताएं तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 4.67 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया लीनियर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर भेजा जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमें पता है कि वो जो रेडियस बनाता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb, है ना। r हमें पता है कितना है 0.20 मीटर्स। ठीक है, m इंटू वी वी नो ऑलरेडी, द मोमेंटम वी नो इज 4.67 इंटू 10⁻⁻25। चार्ज वी नो ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। बचा क्या, b। यहां से b की वैल्यू निकाल लेना, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल, सिंपल एज शिट। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो एक बार पॉज करके। ठीक है, एंड बाकी तो वी आर डन विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। सो या गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी पार्ट्स कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के, जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब आने लग गए हैं और टफ टफ क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो उसको तो अच्छे से करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरेज करेंगे। ठीक है, तो चलो, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो जेई एस्पिरेंट फ्रेंड्स। ठीक है, एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।